गुड आफ्टरनून एवरीवन। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हम जितने भी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं उनका आपको रजिस्टर कंप्लीट रखना है। थ्योरी के क्वेश्चंस जो आपने लर्न किए हैं उसे आप रजिस्टर में लिख लीजिए और उसकी फोटोज खींचकर मुझे सेंड कीजिए। यदि आप थ्योरी की लर्निंग की वीडियो बनाते हैं तो उसे भी सेंड कीजिए। जितने भी हम सवाल कंप्लीट कर चुके हैं उन सभी सवालों को भी आपके रजिस्टर में पूरा होना चाहिए। आप अपने रजिस्टर कंप्लीट करके और चेक करवाइए स्कूल में, क्योंकि यदि आपने रजिस्टर चेक करवा लिया तो उसकी आपकी इंटरनल मार्किंग भी देने में आसानी होगी। और आप अपने रजिस्टर को इतना व्यवस्थित और अच्छा बनाइए और इतने अच्छे से उसमें सब लिखना है, सुंदर राइटिंग में लिखना है, व्यवस्थित उस सारे कॉलम बना करके ही अपने सवालों को पूरा करना है। वैसी ही प्रैक्टिस आपको करते रहना है सवाल करने की, तो इससे आपकी एग्जाम में काफी आपको हेल्प रहेगी। आपको वैसी ही आदत पड़ेगी कि जिस तरह से हम अपने रजिस्टर में सवाल करते हैं उसी प्रकार आप एग्जाम में भी सवाल कर पाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं हम कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उनमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, सेकंड फंडामेंटल अकाउंटिंग, अजम्पशन, प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, थर्ड चैप्टर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, फोर्थ जर्नल, फिफ्थ सब्सिडरी बुक्स और सब डिविजन ऑफ जर्नल, सिक्स्थ लेजर, सेवंथ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, एट्थ ट्रायल बैलेंस, 9 errors and their rectification, 10 bill of exchange and promissory note, 11 depreciation and 12 provision and reserve, financial statement without adjustment। ये चैप्टर अभी हमारा कंटिन्यू है। इसके अलावा जो चैप्टर 10 है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट एंड चैप्टर 12 प्रोविजन एंड रिजर्व, ये 2 चैप्टर हमने छोड़े हैं। 10 चैप्टर हमारे कोर्स में नहीं है और प्रोविजन एंड रिजर्व का आपको जब लास्ट में हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तब आपको बता दिया जाएगा कि इसमें हमें कितना चैप्टर लेना है। तो इसके अलावा जो अब हम चैप्टर करने वाले हैं आगे वो है चैप्टर 14 विथ एडजस्टमेंट एंड चैप्टर 15 एंड चैप्टर जो कंप्यूटर के हैं वो हम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से जो हमने चैप्टर छोड़े हुए हैं उनका आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। वैसे मैं अपनी रोज रेगुलर जो वीडियो बनाती हूँ उसमें आपको ये अपडेट देती रहती हूँ कि कितने चैप्टर हम कर रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर्स को छोड़ा है। तो फाइनली चैप्टर 10 बिल ऑफ एक्सचेंज, चैप्टर 12 प्रोविजन एंड रिजर्व एंड चैप्टर जो 15th है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न और कंप्यूटर, ये चैप्टर हमने अभी छोड़े हुए हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि चैप्टर 13 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट में हमने कितना कोर्स कर चुके हैं। जितना जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं उसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट कर दिया था। ट्रेडिंग अकाउंट डेफिनेशन, मीनिंग एंड यूजफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डिफरेंट यूजर्स, ये थ्योरी के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स में जितने भी बैलेंसेस होते हैं जैसे रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट के, इनके बैलेंसेस को लेकर के ही हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। जब इन्हें फाइनल अकाउंट में लिखा जाता है तो सबसे पहले जो बनता है वो ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में लिखी जाने वाली जो मदें होती है, आइटम्स होती है, उनमें ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस एंड डायरेक्ट एंड प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, एंड क्रेडिट साइड में लिखे जाने वाले नेट सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। इसी प्रकार बैलेंसेस जो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे जाते हैं, डेबिट साइड में ग्रॉस लॉस यदि हो तो, एंड ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डेबिट बैलेंसेस ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। इन द क्रेडिट साइड में लिखे जाने वाले ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स। बैलेंस शीट में जो हम लिखते हैं बैलेंसेस, उनमें
लेफ्ट हैंड साइड में ऑल लायबिलिटीज को लिखा जाता है, जो और क्रेडिट के जितने भी बैलेंसेस हैं पर्सनल अकाउंट के, उन्हें भी लायबिलिटी साइड ही लिखा जाता है। यह लेफ्ट हैंड साइड में होती है एक लायबिलिटी साइड, उसमें ही सारे दायित्वों को और जितने भी व्यक्तिगत खाते हैं उनके बैलेंसेस को हम लिखते हैं। In the right hand side, all assets, debit balances of personal accounts and closing stock. और राइट हैंड साइड में जो पक्ष होगा वह ऑल असेट्स का होता है, मतलब जितनी भी असेट्स होती है बिजनेस की, जितनी भी बिजनेस में संपत्तियां हैं उन सभी संपत्तियों को यहाँ लिखा जाता है। एंड पर्सनल अकाउंट्स के जितने भी डेबिट बैलेंसेस हैं एंड क्लोजिंग स्टॉक को भी वहीं पर असेट साइड में लिखा जाता है। ये मैंने आपको बार बार रिवीजन इसलिए करवाया है ताकि आपको यह क्लियर रहे कि हमें ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट में किस तरह से बैलेंसेस को लिखना है और कौन कौन से बैलेंसेस वहां लिखे जाएंगे। चैप्टर जो 13 है उसी का 13.6 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि क्लोजिंग स्टॉक का था। इसे भी मैंने आपको समझाया हुआ है, आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो देख करके और इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक जो पूरे वर्ष बिजनेस करने के बाद जो बिना बिका हुआ माल रहता है वह वर्ष के अंत में क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है, और उसे ही जब हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करते हैं तो वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। क्लोजिंग स्टॉक को जब हम हमारे फाइनल अकाउंट में शो करते हैं तो उसे किस मूल्य पर दर्शाया जाए, कैसे शो किया जाए, तो उस संबंध में यहाँ पर हमको कुछ दिए हुए हैं कि कितनी मेथड्स के द्वारा हम उसे बता सकते हैं। तो पहला एट कॉस्ट प्राइस, सेकंड मार्केट प्राइस, थर्ड एवरेज कॉस्ट, फोर्थ स्टैंडर्ड प्राइस, फिफ्थ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड एंड सिक्स्थ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो इसमें सभी मेथड्स को देखने के बाद फाइनली जब हम डिसाइड करते हैं तो उसमें कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम हो, लागत मूल्य या फिर बाजार मूल्य, जो कम होता है उस पर ही हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को शो करते हैं। ये हम देख चुके हैं। इसके बाद फॉर्म ऑफ फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें भी हमने देखा था कि सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाया जाता है तो उसमें डेबिट साइड में लिखी जाने वाली जितनी भी आइटम्स होती है, मदें होती है, उनको भी डिटेल में समझाया था, और क्रेडिट साइड में लिखी जाने वाली भी जितनी मदें होगी, जितनी आइटम्स होगी, जितने बैलेंसेस होंगे, उसे भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, इसमें दो तरह से समझाया गया है, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म और दूसरा है वर्टिकल फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो वर्टिकल फॉर्म में हम नहीं देखेंगे, हम हॉरिजॉन्टल में ही देखेंगे कि किस तरह से हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इसमें जो सबसे पहले लिखी जाने वाली आइटम होती है वो होती है टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है, या सेमी फिनिश गुड्स भी हो सकता है, या फिनिश गुड्स, किसी भी तरह का माल जो कि पिछले वर्ष अंत में बच गया था और उसे अब हम जब बिजनेस हमारा कंटिन्यू है तो नेक्स्ट जो हमारा करंट अभी फाइनेंशियल ईयर है उसमें हम उसे ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले लिखा जाता है ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट लिखते हैं परचेजेस। परचेजेस मतलब क्रय। जब हम परचेजेस लिखते हैं तो उसमें जो अमाउंट परचेज की है उसमें से हमें परचेज रिटर्न को माइनस करना है, मतलब क्रय वापसी वापस हो जाएगी, माइनस होगी। उसमें से हम लेस करते हैं गुड्स विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज। जब कोई भी बिजनेस में से हमारे अपना पर्सनल यूज के लिए कुछ माल कम ले लेते हैं या माल कम हो जाता है तो हम परचेज में से उसे माइनस करते हैं। इसी तरह यदि हमने चैरिटी में दिया है या फिर हमने सैंपल के रूप में दिया है तो उसे भी माइनस किया जाता है। तो इस प्रकार से सबसे पहला लिखा जाएगा ओपनिंग स्टॉक, नेक्स्ट लिखे जाएंगे परचेजेस। इसी तरह उसके बाद जो लिखे जाने वाले होते हैं वो सारे होते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस
कैरेज इनवर्ड भी हो सकते हैं, फ्रेट, ऑक्ट्राय, इंपोर्ट ड्यूटी जिसे कस्टम ड्यूटी भी कह सकते हैं, क्लियरिंग चार्जेस, वेजेस, प्रोडक्टिव, डायरेक्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग। वेजेस वह लिखी जाएगी जो डायरेक्ट हमने प्रोडक्शन के समय दी है या जब मैन्युफैक्चरिंग हुआ है तो उस समय दिए जाने वाली मजदूरी। वेजेस एंड सैलरी जो नॉर्मल हम अपने यहाँ अपने मजदूरों को देंगे, तो वेजेस एंड सैलरी लिखा है, पहला वर्ड वेजेस है तो इसे हम मजदूरी की अमाउंट को यहाँ पर लिखेंगे। कोल, गैस एंड वाटर ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फ्यूल, पावर और मोटिव पावर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कंज्यूमेबल, स्टोर्स, पैकिंग चार्जेस, असेंबलिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, रॉयल्टी। इस प्रकार से जितने भी एक्सपेंसेस होंगे जो डायरेक्ट खर्च या डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं उन सबको यहाँ पर लिखा जाएगा। आपको आवश्यक नहीं है कि सवाल में ये सारे ही एक्सपेंसेस हो, जो भी हमें बैलेंस मिलेगा उसका हम बैलेंस यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है बाय सेल्स, उसमें से माइनस किया जाता है सेल्स रिटर्न को। फिर लिखा जाता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, फिनिश गुड्स का भी और वर्क इन प्रोग्रेस का भी। नेक्स्ट जो लिखा जाता है वो है ग्रॉस लॉस। ये ग्रॉस लॉस वह अमाउंट होगी जो कि हमने डिफरेंस से निकाली है, मतलब डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो दोनों हम जब टैली करते हैं तो जिधर कम टोटल होगा उधर बैलेंस निकलता है और जो बैलेंस निकलेगा वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो यदि वह क्रेडिट साइड में निकल रहा है तो ग्रॉस लॉस होगा और डेबिट में निकलेगा यदि तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। जब हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं तो इसके साथ में ब्रैकेट में एक सेंटेंस और लिखना होता है, ट्रांसफर टू P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है उसे सबसे पहले ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस प्रकार से जब हम ये फॉर्मेट देख चुके हैं तो इसके बाद अब हम देख लेंगे कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में व्यापारिक खाते में जो लाभ है, फॉलोइंग एडवांटेजेस प्रूव द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। इट एग्जिबिट्स एडवांटेजेस प्रूव द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग trading account. It exhibits to gross profit or gross loss of trading. A comparatively analysis of purchase and sales of current year may be made with the purchase and sales of previous year and the reasons for variation may be found out. Causes of variation in sales may be found out on the basis of opening and closing stock. Ratio of gross profit on sales may be found out. Analysis of expenses it is possible with the help of the trading account, and unnecessary expenses may be located and curtailed. The cost of goods sold can be found out with the help of the trading account. It helps the proprietor to determine the sale price and policy in future on the basis of previous record. It helps the proprietor to know the percentage of direct expenses on purchases. It also enables the proprietor to how the percentage of direct expenses on gross profit. It enables the proprietor to compare the target and achievements. The performance of current year can be compared with that of the previous year. इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस हैं ट्रेडिंग अकाउंट के, उनमें यह दिखाना होता है कि हम व्यापारिक खाते से किस प्रकार से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को निकाल लें, मतलब जो डिफरेंस की अमाउंट रहेगी डेबिट और क्रेडिट साइड की वह बैलेंस के रूप में रहेगी और बैलेंस को ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहा जाता है।
एक कंपैरेटिवली एनालिसिस किया जाता है, मतलब हम यह जानकारी लेते हैं कि हमने लास्ट ईयर में या हमारे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने कितना परचेस किया था, कितना सेल किया था, और उसके अनुसार ही हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, और प्रीवियस ईयर और इस साल के में इस वर्ष में हमने क्या चेंज किया है और उसमें हमारी क्या स्थिति है। तो ऐसा हम कंपैरेटिव एनालिसिस करके और आगे की भविष्य के लिए हम नीतियों को भी, हमारी पॉलिसियों को भी बना सकते हैं। जो इसके स्टॉक्स, क्लोजिंग स्टॉक्स के अलग अलग जो हम उसका वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें भी जो वेरिएशंस आई हुई है उनका भी पता लगाते हैं कि हमने किस तरह से पहले ओपनिंग स्टॉक रखा था और उसमें हमने किस प्रकार से कितना माल और जोड़ा है, कितना ऐड करके, और फिर हमने जब प्रोडक्शन करके सेल किया है तो उसमें हमने कितना प्रॉफिट हमारा अर्न किया है। रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, जो हमने सेल्स पर जो माल बेचा है उस पर कितना लाभ कमाया है, उसका क्या हमारा अनुपात है, और हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं उनका भी एनालिसिस किया जाता है। यह हमें प्रोप्राइटर के बारे में जानकारी मिलती है कि वह किस रेट में हमारे यहाँ के गुड्स को सेल करे ताकि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाएं या प्रॉफिट कमा पाएं। सबके सेटिस्फेक्शन रहते हुए, सारे खर्चों को निकालते हुए हम किस रेट पर हम हमारे यहाँ के प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितना हुआ है उसका क्या परसेंटेज रहा है उसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट पर भी हमने कितना अर्न किया है, मतलब हमने कितना पिछले वर्ष की तुलना में अपने प्रॉफिट को बढ़ा लिया है। और करंट ईयर कैन बी कंपेयर्ड, जो हमारा चालू वर्ष है उस वर्ष से हम प्रीवियस ईयर का भी कंपैरिजन कर सकते हैं सारे खर्चों में, और सारे टारगेट्स, अचीवमेंट, इन सब का हम तुलनात्मक अध्ययन करके और भविष्य के लिए अच्छी नीति को तैयार कर सकते हैं। इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट का इम्पोर्टेंस होता है। अब इसके बाद जो एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ कमल स्टोर्स, सुदामा नगर, इंदौर फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2016 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस इन द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल फॉर्म। अब हमें सिर्फ वर्टिकल में ही करना है, वर्टिकल में नहीं करना है, हमने देखा है सिर्फ हॉरिजेंटल फॉर्म। तो हॉरिजेंटल फॉर्म में ही हम इस सवाल को देखेंगे। यहाँ पे इसे सॉल्व भी किया गया है। अब सवाल को जो हम सॉल्यूशन देखें उसके पहले हमें यहाँ डिसाइड करना चाहिए, जो तरीका है सवाल करने का वो आपको बताया जा रहा है कि सबसे पहले देखना होता है कि सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है डेबिट बैलेंस में 15,000, परचेज एंड परचेज रिटर्न, परचेज भी दिया है और परचेज रिटर्न भी दिया है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि परचेज का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है और रिटर्न का हमेशा क्रेडिट। इसी तरह सेल्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा और सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होगा। उसी तरह यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट भी दी हुई है। कैरेज इनवर्ड यहाँ पे अमाउंट दी हुई है। वेजेस, ऑक्ट्राय, फ्यूल एंड पावर एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब इतने जो हमें यहाँ पे मदें दी है, आइटम्स दी है, जितने भी अकाउंट्स दिए हैं, इन सबको हमें ट्रेडिंग अकाउंट में अमाउंट के द्वारा, अमाउंट के साथ में शो करना रहेगा। तो हम पहले फॉर्म हमारा फॉर्मेट में भी देख चुके हैं कि हमें कहाँ पर कौन सी मदों को लिखना है। तो हम सबसे पहले डेबिट साइड में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, फिर लिखेंगे परचेजेस, और परचेजेस में से परचेज रिटर्न को माइनस किया जाएगा। उसके बाद क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा सबसे ऊपर सेल्स, और फिर उसमें से माइनस किया जाएगा सेल्स रिटर्न को। इसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस हैं, कैरेज, ये इनवर्ड, वेजेस, ऑक्ट्राय, फ्यूल एंड पावर, इन चारों को फिर डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा इनकी अमाउंट के साथ, और क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है।
इसे जब हम लिखते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि हम जब डेबिट साइड में लिखेंगे तो जो भी अकाउंट है जैसे ओपनिंग स्टॉक है तो उसके आगे हम TO2 लगाते हैं, और क्रेडिट साइड में जब हम लिखते हैं तो BY बाय लगाते हैं, जैसे बाय सेल्स एंड टू ओपनिंग स्टॉक। इसी प्रकार से यहाँ पे ये सारे बैलेंसेस को लिखने के बाद में जब हम दोनों तरफ का टोटल लगाते हैं तो टोटल दोनों तरफ का 68,000 आया है, डेबिट साइड का 68,000 आया है और क्रेडिट साइड का भी 68,000। तो यह टोटल ही नहीं है, यह हमने बैलेंस को मिला करके टोटल किया है। एक्चुअली में जो क्रेडिट साइड में 53,000 थी और सेल्स की, और क्लोजिंग स्टॉक 15,000 था, इन दोनों को जब प्लस किया गया तो 68,000 क्रेडिट साइड का टोटल आया है। इसमें से जब हम डेबिट साइड का टोटल ये 15,000 शुरू में ओपनिंग स्टॉक, फिर 34,000 और फिर कैरेज इनवर्ड 1,050, वेजेस 1800 और जो ऑक्ट्रा है 150। जब हम इतनी अमाउंट को लिख देते हैं और फ्यूल एंड पावर 1000, इतनी अमाउंट को जब हमने लिख दिया है तो इसका टोटल हम करेंगे, और रफ में इसका टोटल करने के बाद इस टोटल को हम 68,000 जो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है उसमें से माइनस करते हैं। तो जब माइनस किया जाएगा तो 15,000 रुपये का यहाँ बैलेंस आया है। तो ये जो 15,000 का बैलेंस है ये हमारा कहलाएगा डेबिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट। यदि इसका बैलेंस क्रेडिट साइड का आता है तो वो ग्रॉस लॉस कहलाता है, लेकिन डेबिट साइड में आया है इसे लिखा जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में इसे ट्रांसफर किया जाएगा। इस प्रकार से 68,000 दोनों तरफ का टोटल हमने मिलाया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई सवाल दिया हो तो उस सवाल में सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन सी मद को, कौन से अकाउंट को कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, डेबिट में किया जाएगा या क्रेडिट में किया जाएगा। उसके बाद ही आपको सवाल स्टार्ट करना है। क्लोजिंग स्टॉक का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, उसे आप क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के लिखते हैं, और उधर जब बैलेंस शीट बनेगी तो वहां पर भी असेट साइड में लिखेंगे। इसी प्रकार जो सेकंड एग्जाम्पल दिया है उसमें भी हमें ट्रेडिंग एंड P&L बनाना है। तो इसमें भी ओपनिंग स्टॉक दिया है, सेल्स, परचेज रिटर्न, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑक्ट्रा, फ्यूल एंड परचेजेस। इन सभी बैलेंसेस के माध्यम से भी यहाँ पे एक ट्रेडिंग एंड P&L बनाया गया है। उसमें ओपनिंग स्टॉक 10,000 डेबिट साइड में लिखा है, परचेज 16,000 माइनस जो रिटर्न है वो माइनस करके और बाहर अमाउंट दिखाई गई है। इसी प्रकार सारे एक्सपेंसेस को यहाँ डेबिट साइड में, और जो इनकम्स होती है जैसे सेल्स में से सेल्स माइनस, हमने सेल्स रिटर्न को माइनस कर दिया और बची हुई अमाउंट से हमें कैश रिसीव हुई होगी। तो 39,200 और क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट 4,000। यह लिख करके जब हमने इसका बैलेंस निकाला तो 6,400 रुपीज निकला है। ये ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में रहता है। तो ये जो दोनों आपने सवाल देखे हैं, इसके बाद ये थर्ड एग्जाम्पल भी आपको बताया गया है। ये थर्ड एग्जाम्पल को भी अब आपको करना है। इसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट की जितनी भी मदें हैं उन मदों को या फिर आइटम्स को सॉर्ट आउट करना है, मतलब सिर्फ इसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाली जो इसमें अकाउंट्स हैं तो उन सबको आपको इसमें से देख करके और ये ट्रेडिंग अकाउंट का थर्ड वाला एग्जाम्पल करना है। जब इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तब इसके बाद में फिर अब आपको इसके जो पीछे न्यूमेरिकल सम्स दिए हुए हैं, जो अनसॉल्व्ड सम है, उन्हें आपको करना है, जो कि सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के अभी आप करेंगे। हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको समझाएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस के किस तरह से सवाल किए जाते हैं। तो अभी आपके लिए यहाँ पर ये होमवर्क है कि यदि आप अच्छे से इन सवालों को कर लेंगे, वैसे आपको कर ही लेना चाहिए क्योंकि बहुत सरल सवाल दिए हुए हैं यहाँ पर। सिर्फ इन्हें हमको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना करके और उसमें इन सारे अकाउंट्स को लिखना है, और उसके जो बैलेंस निकलेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा।
तो इस प्रकार से यहाँ पे ये 5 सवाल दिए हुए हैं। इन 5 सम्स को आपको कंप्लीट करके और मुझे इसकी आप फोटोज सेंड कीजिए। यदि इनमें आपको कोई डाउट होता है तो वो आप डाउट मुझसे पूछ करके या तो कॉल करके पूछ लीजिए या फिर आप मैसेज दे करके भी पूछ सकते हैं। इन सवालों को आप पूरा करके और मुझे आज ही इन सवालों की अपडेट दीजिए। और यदि आपको कोई ज़्यादा बड़ा डाउट आता है जो आप पूछ भी नहीं सकते हैं कॉल करके, तो आप स्कूल में आकर के और अपने डाउट्स क्लियर करवा लीजिए। तो कल तक मुझे आपके ये 5 सम्स कंप्लीट चाहिए। आप इनिशिएटिव लेकर के इस सवालों को करके और मुझे बता दीजिए। इसके बाद जब हम इसकी नेक्स्ट P&L अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उसके पहले आपका ये काम कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट यदि आपको अच्छे से आएगा तभी आप P&L में उसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को। तो इन सवालों को आप तुरंत कीजिए और इसकी अपडेट मुझे दीजिए।